चुके हैं। बहुत धन्यवाद है आप सर, आपका जुड़ने के लिए भारत समाचार में, और कांग्रेस की तरफ से आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, नतीजे लगातार आप लोगों के लिए बहुत शुभ दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हिलाल जी, क्या रिएक्शन रहेगा पहला? देखिए, जो एक्सपेक्टेशन थी इंडिया गठबंधन की, अगर उसकी बात करें तो अभी हम 6 सीटें पीछे हैं। हमारा अपना जो अंदाज़ा है वो ये कि हम 50 सीटें पार करेंगे। तो 6 सीटें क्योंकि वो कुछ ऐसी हैं जो बहुत करीब से फंसी हुई हैं और बहुत जल्दी उसमें भी नतीजे आ जाएंगे और निश्चित रूप से हम 50 को पार करेंगे। दूसरा, हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो अभी एग्जिट पोल आया था, वो एग्जिट पोल शायद शेयर मार्केट के लिए आया था, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं आया था, और शेयर मार्केट ने उसी के हिसाब से पूरी तरह रिएक्ट किया। कल जो है वो जब एग्जिट पोल आया उसके बाद शेयर मार्केट एकदम से उछाल पकड़ा, और उसके बाद आज देखिए पूरी तरह से वो नीचे आ गया है। हिलाल जी जी, अब कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले में, लेकिन कुल मिलाकर के वो एग्जिट पोल के, क्योंकि जो एग्जिट पोल देखने से ही लग रहा था उसके अंदर जो सीट्स हैं, 5 सीटें हैं, आप दे रहे हैं 6 से 8 सीटें। तमिलनाडु में 37% वोट शेयर दे रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को, केरला में 27% वोट शेयर दे रहे हैं। तो वो कहीं से एग्जिट पोल नहीं लग रहा था, वो सीधा सीधा ये लग रहा था कि जहां जहां जो प्रधानमंत्री जी ने जितनी जितनी सीटें बताई, एग्जिट पोल वालों ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लिख ली। अगर 400 में कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी थी तो उसको भी पूरा कर दिया गया जी। एक बात बहुत स्पष्ट सी है, आप लोग पत्रकार हैं, लगातार फील्ड पे रहते हैं, 400 सीट अब तक केवल एक दफा भारत में किसी राजनीतिक दल ने जीती है, वो है कांग्रेस। और उस वक्त एक जो लहर थी वो हर कोई देख सकता था, सूंघ सकता था, सबको मालूम था कि आ रही है। ऐसा नहीं था कि एग्जिट पोल बताएगा कि कितनी सीटें आ रही हैं। और ये तभी नहीं है, लगातार आप जितने भी इलेक्शंस देखिए, बहुत कम इलेक्शंस ऐसे होते हैं जहां के ऊपर एग्जिट पोल जो है उसके सारे होता है, जहां फंसे हुए इलेक्शन होते हैं। तो इस वजह से हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे। अभी हमको 295 तक पहुंचना है, अभी भी 50 सीटें हमको आगे बढ़ना है, अभी 50 सीटें हमको वहां पर भी आगे बढ़ना, और दिख रही हैं वो सीटें, ऐसा नहीं है कि वो दिख नहीं रही हैं वो सीटें। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी और तो कांग्रेस पार्टी जीत चुके हैं, लगभग जीत के पास, और अमेठी में भी वही हाल है, लगातार आगे दिख रहे हैं। नहीं, हम अगर ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो 244 पे इंडिया गठबंधन है, अभी 50 सीटें इसमें और जुड़नी है, और वो जुड़ेंगी, ये विश्वास है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का अब तक जो मान रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, पहले ही हो चुका है, और जो अब थोड़ा बहुत रह गया है, जाहिर सी बात है वो भी वहीं से कम होंगी। मेजरली तो वही है, क्योंकि एनडीए में और दूसरा है ही कौन जिसके पास मुख्यतः एक रिएक्शन मनीष जी आपका भी इस पर चाहूंगी, उसके बाद विश्लेषण होगा। देवकी नंदन जी और संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जिन मुद्दों को उठाया था देश की जनता के सामने, उन मुद्दों को बिना हल किए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में आगे बढ़ती गई और जनता से किए गए वादे को भूल गई। जैसे उस समय प्रमुखता से डॉलर के मुकाबले रुपया हमारा कमजोर हो रहा था, कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, उन्होंने रुपया मजबूत नहीं किया है डॉलर के मुकाबले हमारा, इसीलिए रुपया कमजोर होता चला गया। इस मुद्दे को जब भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उस पर जनता ने भरोसा किया। 2 करोड़ नौकरी साल में देने की बात कही तो उस पर जनता ने भरोसा किया। उसके बाद से हमारा जो किसान है उसने एमएसपी पर भरोसा किया, उसने भरोसा किया कि हमारे खाद के दाम कम होंगे। महिलाओं और माताओं को इन्होंने भरोसा दिया कि गैस के सिलेंडर के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। जो अमेठी में हार रही हैं सिलेंडर दीदी, वो यही मुद्दा सिलेंडर कांधे पर लेके घूम रही थी, कह रही थी कि अरे बहुत महंगा, 20 रुपए जैसे दाम बढ़ता था सिलेंडर का, तो लेकर के वो और सुषमा स्वराज जी दिवंगत हो गई, वो दिल्ली में बैठ जाती थी सिलेंडर और कहती थी कि अरे कांग्रेस ने तो पूरे देश को लूट लिया, कांग्रेस ने महंगाई बढ़। अरे 400 रुपए का गैस सिलेंडर आपने 1100 पहुंचा दिया, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। 65 रुपए का हमारा डीजल और पेट्रोल 100 पार कर गया। तो इन सब मुद्दों को जनता ने महसूस किया, जनता ने ऑब्जर्व किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं बोलते चले जा रहे, उसको जनता सुनती और समझती नहीं है। दैनिक जीवन में जनता ने इस चीज को महसूस किया कि जो हमारा पार्ले जी बिस्किट बड़े साइज का हुआ करता था, वो अब 4 बिस्किट आ रहा है पार्ले जी में। तो दूध के दाम अभी कल ही बढ़े हैं, 2 रुपए, बिल्कुल 2 रुपए अभी बढ़े हैं। टोल टैक्स अभी कल ही बढ़ा है, उसके बाद से बस की किराया बढ़ाएगा। तो जनता महसूस करती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी सीमाएं कमजोर हुई हैं।
राजनीतिक दल चाहे कोई भी मुद्दा उठाए या कुछ भी कहे, किसी भी तरह के बयान कहे, मुझे लगता है अंततः जीत जो होती है वो मुद्दों की ही होती है। जनता मुद्दों पर ही वोटिंग करती है और फाइनली वही हुआ। जी संजय जी। देखिए, जीत हमेशा जनता की होती है जी। मुद्दे जनता तय करती है, कौन जीतेगा ये जनता तय करती है। किसी को अंदाजा, देखिए चुनाव बहुत ही साइलेंट था, मतदाता की मुट्ठी बिल्कुल बंद थी और किसी भी राजनीतिक दल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आज जो भी यहाँ सपा के लोग या बाकी लोग दावा कर रहे हैं या भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं, वो दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता का मन जिस तरह से मुद्दे परिवर्तित हुए, आप चुनाव के हर बहुत फेज माफी के के बाद साथ एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि यूपी में राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आपने देखा जहां पर तमाम तस्वीरें निकल कर आई समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के आंकड़ों में समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों में कांग्रेस भी इस वक्त 7 सीटों पर आगे है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए ये मुकाबला काफी टफ है और काफी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में अगर आरएलडी की बात करें तो जयंत चौधरी की पार्टी भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने निर्णायक बढ़त बना ली है। जैसा कि लगातार बता रहे हैं आपको, चंद्रशेखर आजाद जो लगातार सवाल उठाते आए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, यूपी की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। संजय जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं देवकी नंदन के पास आऊंगी। जी मैं ये कह रहा था कि यह मुद्दे जनता तय करती है, कौन जीतेगा ये जनता। और इस बार आप देखिए कि जनता का मन किसी के सामने खुला नहीं था, उसकी मुट्ठी बंद थी। और जिस तरह से ये नतीजे आ रहे हैं, अभी कितने राउंड करीब 30 राउंड होते हैं, अभी कितने राउंड की वोटिंग हुई होगी, काउंटिंग हुई होगी। जी अभी वो सर अभी वो अपडेट हम जरूर बताना चाहेंगे, अभी उसके बारे में मुझे जानकारी। तो अभी देखिए निश्चित रूप से अभी लगभग 15 राउंड हुए हैं सर, लगभग 15 राउंड हुए हैं। 15 राउंड हुए हैं, तो तस्वीर आप समझिए कि मोटा मोटी यही रहने वाली है। तस्वीर साफ है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने तगड़ा झटका दिया है। बिल्कुल। और ये ऐसा झटका है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। एक बार तो ये उम्मीद जी ये उनके उम्मीद से परे नतीजे हैं। हो सकता है, देखिए अभी भी 15 राउंड है, नतीजे बदल सकते हैं, बदले। अभी ये बिल्कुल कह देना कि एकदम कंप्लीटली वो खत्म हो गए हैं और ये आ गए हैं, ये उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, तस्वीर साफ होती जा रही है, ऐसा कहा जा सकता है। अभी अति उत्साह दिखाना जरा घातक हो सकता है किसी भी दल के लिए। बिल्कुल अभी इंतजार करना होगा, अभी काफी राउंड बाकी भी है। बिल्कुल देवकी नंदन जल्दबाज। बिल्कुल देवकी नंदन जी, अभी तो 15 राउंड, जैसा कि आप बता रहे 15 राउंड हुआ है, अभी तो काफी राउंड है, थोड़ा इंतजार कर ले। लेकिन फिर भी लहर इस बार आपको लग रहा है किसकी चली? नहीं। देखिए किसी की कोई लहर नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। मैं कई बार इस बात को कहा कि मोदी जी के नाम पर केवल वोट कैसे मिल सकता है, किसी व्यक्ति के नाम पर वोट कैसे मिल सकता है। इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की, उसके बाद से मोदी जी को आगे कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी प्रचार तो किए, लेकिन पूरे कैंपेन के दौरान बहुत सारे टेलीविजन चैनलों ने उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ऊपर से मना कर दिया गया था कि बीजेपी के भोला सिंह जीत गए। देखिए सर, भोला सिंह की जीत हो गई है बीजेपी के बुलंदशहर से। बीजेपी के भोला सिंह जीत गए हैं। बीजेपी के लिए देखिए एक अच्छी अपडेट है, एक अच्छी राहत भरी खबर है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती दिख रही, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, भोला सिंह यहाँ से जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। भोला सिंह पर क्या? भोला सिंह पर बाद में आऊंगा। मैं जो कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी का जो पूरा इलाका है गोरखपुर से जुड़ा हुआ, ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये अपडेट अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जहां पर लगातार कांटे की टक्कर बनी हुई है, और देखिए कई जगहों के परिणाम आ गए, जहां पर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आगे दिख रहे हैं। बुलंदशहर की अगर बात करें तो बीजेपी के भोला सिंह जीत चुके हैं चुनाव।
भोला सिंह जीत चुके हैं बीजेपी के यहाँ से चुनाव। आपको बता दें कि लगातार हमीरपुर में भी जो नतीजे वो सामने आ चुके हैं, वहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जीते हैं। तमाम जो जिले हैं उनकी जो स्थितियां हैं, जो तस्वीरें अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। और ये बड़ी अपडेट है बुलंदशहर से बीजेपी के लिए। मनोज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या अपडेट है भोला सिंह के बारे में? जी स्वाति, बता दें बुलंदशहर में तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह ने हैट्रिक मारी है। कहीं न कहीं तीसरी बार करीब 2.5 लाख वोटों से जीते हैं डॉक्टर भोला सिंह और खुशी का माहौल है। उनके घर पर लड्डू बंटना शुरू हो गया है। कहीं न कहीं तीसरी बार जो जीते उन्होंने हैट्रिक लगाई है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो तीसरी बार हमारे सहयोगी बता रहे थे कि तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक लगाई है और देखिए बड़ा एक मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के भोला सिंह जीत चुके हैं। रुक करेंगे आपका देवकीनंदन जी। मिश्रा। मैं ये कह रहा था कि गोरखपुर जो मंडल है, जो योगी आदित्यनाथ का इलाका क्षेत्र आता है, आप वहाँ देखिए, वहाँ सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन जो बनारस मंडल है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहाँ की सीटों का क्या हाल है? वो बगल की उनकी सीट है मिर्जापुर, वहां पर क्या हाल है? जो उनकी सहयोगी हैं अपना दल, वो पीछे चल रही हैं। महेंद्र पांडे पीछे चल रहे हैं, आजमगढ़ पीछे चल रहा है, लालगंज पीछे चल रहे हैं, घोसी में पीछे चल रहे हैं। मतलब उधर की जितनी भी सीटें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको इम्पैक्ट डालते हैं, वो सारी सीटें जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। इसका मतलब कि ये जो आप 34 का जो डेटा देख रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, जो डिस्प्ले कर रहा है बीजेपी को, ये योगी आदित्यनाथ की वजह से ये इतना जो बात अभी इग्नोर है। मनीष सिंह लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जादू चलता है और इस बार तो मोदी से भी ज्यादा जादू चला योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, योगी जी की वजह से ही ये 34 सीटें मुझे नजर आ रही हैं। बाकी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हालांकि पिछली बार ये 45 सीट समाजवादी पार्टी पहुंची है और कांग्रेस, इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां 4-4 लाख से बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। आप सोचिए कि कितना लंबा फासला 2019 के मुकाबले 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को तय करना पड़ा होगा। बहुत लंबा फासला तय करना पड़ा क्या आंकलन है? बीएसपी तो अभी कहीं दिखी नहीं। बीएसपी का तो देखिए, बीएसपी तो 19% वोट था पिछली बार। मैं अभी डेटा देख रहा था अपने इस पे लैपटॉप पे, तो उनका वोट शेयर 9% हो गया है। मतलब 10% वोट शेयर उनका गायब हुआ है। वो जो 10% वोट शेयर है उसमें थोड़ा सा डिवीजन हुआ। ऐसा कहा जा रहा था कि बिल्कुल मैं आपके पास वापस आऊंगी। बड़ी अपडेट बताने का समय आ गया। अनुप्रिया पटेल 2000 वोटों से पीछे हो गई। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और लगातार तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल 2000 वोट से पीछे हो चुकी हैं। पवन जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। पवन, क्या अपडेट है? अनुप्रिया पटेल 2000 वोटों से पीछे हो गई है। देखिए, ये आंकड़ा सुबह से चल रहा है। कभी 1100 वोट से पीछे, कभी 1200 वोट से पीछे, कभी 2000 का अंतर जा रहा था। कहीं कहीं मुकाबला एकदम कांटे का है, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर अभी ताजा अपडेट की बात करें तो इस समय जो सपा का जो बढ़त है वो कम हो गया। 134 वोट से सपा के जो प्रत्याशी है रमेश बिंद, वो आगे चल रहे हैं। तो सुबह से ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुप्रिया पटेल के पक्ष में बढ़त सिर्फ 2 राउंड की बढ़त उनके पक्ष में थी। उसके पहले या उसके बाद भी सपा के प्रत्याशी लगातार फाइट कर बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका पवन जानकारी देने के लिए। और देखिए, गेस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। हाँ, कंप्लीट कीजिए। बीएसपी का 19% वोट 2019 में था और घट करके 9% पर बीएसपी आ गई और 6% मेरठ से भी सर बड़ी अपडेट है। बीजेपी के अरुण गोविल 17,000 वोटों से पीछे। ये तो काफी लंबे समय से पीछे चल रहे हैं। शुरू से पीछे है। मेरठ में बीजेपी के अरुण गोविल 17,000 वोटों से पीछे चुकी है। देखिए, बताना हमारी जिम्मेदारी है और अपने दर्शकों को हर एक अपडेट से इस वक्त हम लोग अवगत करा रहे हैं। इस वजह से चुनाव मैदान में उतारा गया था कि उन्होंने रामायण में राम का किरदार अदा किया था, इस वजह से उतारा लोग तो गया इनको था। इतना पसंद करते हैं, घर घर में छवि भगवान राम की, कहीं भगवान राम की पूजा करते हैं लोग। सियासत पे क्यों नहीं जम पाए? सियासत में इतना आसान नहीं होता है जी। ठीक है, ये बड़ी अपडेट है मेरठ से। बीजेपी के अरुण गोविल 17,000 वोटों से अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। हालांकि फाइट बहुत कड़ी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अरुण गोविल अभी जो अपडेट आ रही है, जो डेटा आ रहा है, 17,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है।
इस बार आपको बता दें कि लगातार 3 बार सांसद रहे जो वहां के सांसद थे, उनको टिकट ना देकर अरुण गोविल को टिकट दिया गया और इस बार अरुण गोविल जीत पाते हैं या नहीं चुनाव, ये अभी कुछ ही देर बाद क्लियर होगा। बातचीत लगातार हम मैं आपको बसपा वाली बात कंप्लीट कर दूं। हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी जो है लगातार पीछे जा रही है और ये जीरो डेटा तो उसका जीरो पर है ही, लेकिन जो उसका वोट शेयर था, आप सोचिए कि 10% वोट शेयर गिर गया है और समाजवादी पार्टी 32.5% पर इस समय चल रही है, जो अभी तक का डेटा है, और 18% पर थी। मतलब 14% समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और करीब 4.5% के आसपास कांग्रेस का भी वोट शेयर बढ़ा है। तो ये जो बढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का जो वोट शेयर है करीब 9% गिरा है। 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, इस समय करीब 41.5% पर चल रही है। तो ये जो वोट शेयर बीजेपी का गिरा है और जो बहुजन समाज पार्टी का गिरा है, ये सारा वोट शेयर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट हो गया। ठीक है मनीष जी और हमारे साथ हिलाल जी भी लगातार जुड़े। मनीष जी, आप टैली देख रहे हैं और बार बार खुश हो रहे हैं, टैली देख रहे हो खुश हो रहे हैं। स्वाति जी, ये उत्साह है या अति उत्साह है जी? स्वाति जी, हम जीत में बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं और हार में बहुत ज्यादा गम में नहीं जाते हैं हम, इसलिए कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हमारे जीवन में हार जीत लगा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज खुशी इस बात की है कि जो लोग इस बात का दम भरते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने हराया है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मुद्दों पर मैं बेचन जी की बात से कुछ हद तक सहमत होते हुए ये कहना चाहता हूं कि मुद्दों पर जनता वोट देती है और जनता मुद्दों पर भरोसा करके नेता चुनती है। जयापुर गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था। आज उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े गांवों में अगर गिनती होगी तो एक गांव जयापुर भी आएगा जिसको प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था। उन गोद लिए हुए सांसदों के जो गांव थे, वो गांव कहां चले गए? उन गांव का विकास हुआ या नहीं हुआ? आज भी सांसदों के लिए हुए जो गोद में गांव थे, आज भी गोद में हैं या वो फलीभूत हुए हैं? एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। लखनऊ जैसे शहर में बजबजाती हुई नालियां आपको दिखाई दे देंगी, कीड़े मकोड़े उन नालियों में दिखाई देंगे, कहीं पर भी स्मार्ट सिटी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अरे चीन से आए हुए जो सामान हैं, उनकी झालर जितने लगा करके चमका लीजिए, रंग रोदन कर दीजिए। 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। घोसी से बड़ी अपडेट है, अरविंद राजभर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 45,000 वोटों से पीछे हैं। घोसी में अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, अरविंद राजभर और उनके 2 बेटे हैं। तो देखिए, उनको लेकर लगातार तमाम जो बयान हैं सियासी वो सामने आए और काफी ज्यादा उन्होंने कहा, क्योंकि घोसी के आसपास की सीटें मानी जाती है, काफी इनका प्रभाव है। वहां पर राजीव राय फिलहाल आगे दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 45,000 से आगे वो दिख रहे हैं, लेकिन अरविंद राजभर 45,000 वोटों से पीछे। मनीष जी, इसको क्या कहेंगे? स्वाति जी, जनता ने जो निर्णय दिया है और जनता जो जनादेश दे रही है, राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। अनवरत पार्टी कोई भी निर्णय कभी भी ली, हर निर्णय में वो साथ खड़े। जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे बड़ा बड़बोलापन नेता हिंदुस्तान में ढूंढे नहीं मिलेगा। कब क्या किसके बारे में वो बोल दे, टिप्पणी कर दे, उसका खामियाजा ओम प्रकाश राजभर जी को भुगतना पड़ रहा है। और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का नाम लेकर के जिस तरह से वो राजनीति करते थे, उसके बाद से सामंती ताकतों के सामने जाकर के सरेंडर बोल गए। उसका परिणाम हुआ कि उनके बेटे अपने जीवन के चौथा चुनाव लड़ रहे हैं और बुरी तरीके से उनकी दुर्दशा होने जा रही है। हिलाल अहमद जी, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका भी चाहेंगे, उसके बाद संजय जी के पास में। देखिए, घोसी की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। घोसी की वो सीट है जिसने ही बताया था कि उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या हो गया है। जब वहां से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीता था और लंबे मार्जिन से जीता था, वहीं से तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। एक हम बहुत छोटी सी बात कहना चाहेंगे, स्वाति जी इजाजत दीजिए हमको। हम देख रहे थे कि एनडीए की 283 सीट है, अगर हम ये मान लेते हैं यही रुझान जो है ये स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो इसमें 15 सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार जी की और 16 सीटें जो हैं वो टीडीपी की हैं। तो अगर वो 31 सीटें गायब हो जाती हैं तो एनडीए की सरकार सहयोगी इस वक्त नवरत्न जुड़ चुके हैं। इस वक्त सीधा रुख करेंगे नवरत्न का। नवरत्न, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? बता दें कि 1,44,110 वोटों से जो अब तक है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने पाया है, जिसमें 44,347 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की। घोसी में अरविंद राजभर 45,000 वोटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की। दोनों अपडेट्स आप देखिए, पूरे देश भर में
इस वक्त निगाहें नतीजों पर है, किसकी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश का भी मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि एक बड़ा राज्य है, यहाँ की सीटें सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश की जो हलचलें हैं उस पर सभी की नजर है। स्वाति मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। स्वाति, दिल्ली से क्या अपडेट है? पीएम ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, चाहे हम एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत दिल्ली में की है क्योंकि अगर बहुमत जैसी स्थिति नहीं रहती है, लेकिन अभी की बात करें तो 298 पर एनडीए है, बहुमत एनडीए को मिल चुका है, लेकिन अगर ऐसी तस्वीर बनती है तो किस तरह से आगे सरकार बनाई जाए, इसको लेकर जो है वो अब मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। बातचीत तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात दिल्ली में की है और इंडिया गठबंधन के भी जो तमाम नेता हैं वो अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात बात देखना होगा। एक शाम तरफ तो नीतीश हैं और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है, यानी कि ऑप्शन बी को भी अब देखा जा रहा है। स्वाति, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब जी जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है, अभी क्या तस्वीर अभी शाम तक होगी, इसीलिए जो ये स्वाति, ये जो नतीजे आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं बीजेपी के नेताओं में। आप बता रही हैं कि जो घबराहट है, जो चिंता है वो दिख रही है, थोड़ी बहुत बेचैनी है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, 370 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया गया था और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर चौंकाने वाले हैं और सबसे उत्तर प्रदेश पर जिस तरह से। बहुत धन्यवाद स्वाति आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए बहुत बड़ी अपडेट है, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं और देखिए तमाम चीजें हैं। ये चुनाव बड़ा ही रोचक है जहां पर एग्जिट पोल सामने आए और नतीजे अब देखिए धीरे धीरे जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते दिख रहे हैं और एक बड़ी घबराहट, जैसा कि हमारी सहयोगी जिक्र कर रही थी, बीजेपी खेमे के नेताओं में दिख रही है। जहां एक तरफ सपा के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, बीजेपी में थोड़ी सी घबराहट दिख रही है। हालांकि अभी औपचारिक जो चीजें हैं, नतीजे, तस्वीरें वो आनी क्लियर है, लेकिन अगर बता दें आपको उत्तर प्रदेश में तो सपा खेमा काफी खुश है, लेकिन बीजेपी खेमे में थोड़ी सी घबराहट दिख रही है, बेचैनी दिख रही है, निराशा भी दिख रही है। बातचीत लगातार हो रही है। मनीष जी, लेकिन माफ कीजिएगा, उससे पहले मैं एक रिएक्शन ले लूं संजय बेचन जी का। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी का गठबंधन है, ये चुनाव पूर्व का गठबंधन है और इस गठबंधन का आप आंध्र प्रदेश में भी उनकी पार्टी जीत रही है, बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। अगर जिस अभी जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक इनको अपने सहयोगियों को विश्वास में रखना पड़ेगा और उनको। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा इस वक्त 1 लाख वोटों से आगे हैं। लालजी वर्मा 1 लाख वोटों से आगे हैं। खबर अंबेडकर नगर से है। देखिए तमाम प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं तमाम जगहों से। वेद प्रकाश पाठक जुड़ चुके हैं। वेद, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र का जो ये चुनाव है, जो आज मतगणना हो रही है, अब तक 15वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा करीब 1 लाख से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं, वही रितेश पांडे दूसरे नंबर पर। कुल मिलाकर ये देखा जाए जिस तरीके का चुनाव था अम्बेडकर नगर का, वो जो है बेहद दिलचस्प था, क्योंकि इसमें जो है 2 दिग्गजों की साख जो है दांव पे लगी हुई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है, उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी का खेमा है उसमें जो है उदासीनता देखने को मिल रही थी। बिल्कुल, और क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें जिस तरीके का अम्बेडकर नगर में जो आज मतगणना हो रही है, जो मतगणना चल रही है, जो है पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 15वें राउंड की जो मतगणना पूरी हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा जिनने जो है काफी ज्यादा बढ़त बना लिया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके की लालजी वर्मा ने बढ़त बनाई है, अब ये पीछे नहीं होंगे। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि उम्मीद जताई जा रही है कि लालजी वर्मा जो है समाजवादी पार्टी के जो है विजयी प्रत्याशी घोषित होंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे, दूसरी तरफ सपा के प्रत्याशी लालजी से जुड़ी बड़ी अपडेट है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी इस वक्त 21,000 वोटों से पीछे चल रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी एक बड़ा चेहरा बीजेपी का
वो 21,000 वोटों से पीछे चल रही है। देखिए ये बड़ी अपडेट है जहां पर तमाम जगहों के जो अब रुझान आने वो शुरू हो चुके हैं और अब मेनका गांधी से जुड़ी बड़ी अपडेट है। सुल्तानपुर का जो फैक्टर था काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जहां उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया। मेनका गांधी काफी वरिष्ठ नेता मानी जाती है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और काफी ज्यादा सुल्तानपुर में मेनका को लोग पसंद करते थे, उनको माता जी जैसे शब्दों से संबोधन किया जाता। लेकिन ये जो खबर है मेनका गांधी से जुड़ी हुई 21,000 वोटों से अभी वो पीछे चल रही है और वहां पर केएल शर्मा लगातार, माफ कीजिएगा, जो रामभुआल निषाद हैं वो वहां पर आगे चल रहे हैं। मेनका गांधी 21,000 वोटों से पीछे चल रही है। अनूप मेरे साथ सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। अनूप, और क्या जानकारी है? सुल्तानपुर से मेनका गांधी 21,000 वोटों से पीछे चल रही है और रामभुआल जो निषाद है वो फिलहाल आगे बढ़त बनाते दिख रहे हैं, क्या अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो गठबंधन प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभुआल निषाद, ये जो है मेनका गांधी से करीब 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मेनका गांधी हालांकि जो है जो उनको वोट मिला है वो 20,000 वोट उनसे पीछे चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो लगभग 2 लाख वोट इस समय जो है रामभुआल निषाद को लगभग मिल चुके हैं और वहीं पे जो है मेनका गांधी को तकरीबन 1,71,000 समथिंग वोट मिले हैं। तो ये बताया जा रहा है 20,000 वोट से जो है रामभुआल निषाद आगे चल रहे हैं इस समय। बहुत धन्यवाद आपका अनूप जानकारी देने के लिए। तो सुल्तानपुर में जो टक्कर है बहुत कड़ी है, समाजवादी पार्टी से रामभुआल निषाद जहां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेनका गांधी जो कि काफी वरिष्ठ नेता है बीजेपी की, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से बीजेपी ने टिकट दिया और लगातार यहां से अगर बात की जाए तो बीजेपी का दबदबा रहा है। बीजेपी का ही कोई ना कोई नेता यहां से जीत हासिल करता है और मेनका गांधी कई बार इस सीट को रिप्रेजेंट करती आई, लेकिन यहाँ पर भी उनको कड़ी फाइट मिल रही, कड़ी टक्कर मिल रही है। सपा का कैंडिडेट यहाँ पर रामभुआल निषाद उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही है, आधा दिन बीत चुका है और लगातार एनडीए और इंडिया के बीच फाइट जारी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। मैम, आधा दिन हो चुका है, लगातार काउंटिंग चल रही, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत शुभ संकेत है हमारे इंडिया गठबंधन के अलायंस के लिए, और जैसे हमने सोचा था, हमारी कल्पना थी, जिस तरह से कांग्रेस के और समाजवादी हमारे गठबंधन के कार्यकर्ताओं की ये मेहनत थी, हमारे गठबंधन के नेताओं की शीर्ष नेतृत्व की ये प्लानिंग थी और हमारे जो उम्मीदवार थे उनकी कड़ी मेहनत थी, जिसकी वजह से आज ये नतीजे हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने नकार दिया है। आज जो 370 के ऊपर का नारा लगाते थे, 400 पार की बात करते थे, आज वो 240 के आसपास आकर के जो अभी के आंकड़े आए हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अटक गई है। तो ये मैं मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि ये भाजपा की नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी की नैतिक हार है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। के नेता उदयवीर जी हमारे साथ हैं। सर, जो शुरुआती रुझान है उनको किस नजर से आप लोग देख रहे हैं? बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं। जैसा जनता के को जितना दर्द था, कष्ट था, जितना अपोजिशन के लोगों ने जोड़ने की कोशिश की थी, उसके हिसाब से लोगों ने वोट दिया है और परिणाम में जो रुझान है उसमें दिख रहा है। हालांकि ये तो शुरुआती रुझान है। एक बड़ी अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें कि बिजनौर में अचानक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के दीपक कुमार भी आगे चल रहे हैं। बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट, सपा के दीपक कुमार यहां पर भी आगे। आरएलडी का प्रत्याशी चंदन चौहान पिछड़ चुके हैं। आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान 1100 वोटों से सपा के कैंडिडेट इस वक्त दीपक कुमार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। देखिए, तमाम सीटों पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और जो विश्लेषण करता है खुद विश्लेषण नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। और देखिए, बिजनौर में अचानक बड़ा उलटफेर लगातार दिख रहा है। यहाँ पर भी सपा कैंडिडेट आगे बढ़ती दिख रही है, दीपक कुमार आगे। देखिए, ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर लगातार जो कैंडिडेट थे आरएलडी के वो आगे दिख रहे थे, लेकिन फिलहाल वो पिछड़ते दिख रहे हैं। आरएलडी के प्रत्याशी, आरएलडी पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन इस बार एनडीए के साथ जयंत चौधरी आए और यहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीटें उनको मिली। फिलहाल आरएलडी अभी 1 सीट पर आगे चल रही है। तो तमाम महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हुई। और बिजनौर की अगर बात करें, अचानक से बड़ा यहाँ पर जो चेंज है वो दिख रहा है। रोहित अभी जुड़ चुके हैं बिजनौर से बातचीत करने के लिए। रोहित, क्या चल रहा है वहाँ पर?
मैं आपको बता दूं जो है लगातार सुबह से जो है अगर बिजनौर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जो है दीपक सैनी है जो समाजवादी पार्टी के हैं वो सेकंड पोजीशन पर थे, लेकिन अब की जो अभी आया है अपडेट उसमें करीब दीपक सैनी जो समाजवादी पार्टी से हैं वो 1200 वोटों से जो है आगे हैं आरएलडी के चंदन चौहान से। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये एकदम अचानक से हुआ है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी हर जगह जो है जहां आगे बढ़ती नजर आ रही है। फर्क क्या बताया जा रहा है, कितना अंतर बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का, कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? करीब जो है जो अभी आया है वो करीब 1000 वोटों का जो है फर्क आया है, जिसमें कि चंदन चौहान अब जो है पीछे हो गए हैं, क्योंकि चंदन चौहान जहां पे 21-22 हजार से लीड कर रहे थे तो वहीं अचानक से वो 16,000 पे आए और 16,000 से करीब जो है 14-15 राउंड की जो है गिनती भी हो चुकी है। अब अचानक से समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी ने इस सीट पर बढ़त बना ली है। चलिए यहाँ पर से भी समाजवादी पार्टी के फिलहाल फौरी राहत वाली खबर, अच्छी जो जानकारी है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, यहाँ पर भी उनके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान फिलहाल पीछे दिखते नजर आ रहे हैं 1100 वोटों से। सपा के जो कैंडिडेट है दीपक वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आरएलडी फिलहाल एक सीट पर आगे चल रही है। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार सबसे बातचीत हो रही है। अब लगातार जो तस्वीरें अब धीरे धीरे देवकी नंदन जी अब लगातार क्लियर होती दिख रही है। आपने देखा तमाम सीटों का हाल, बहुत कड़ी फाइट देती दिख रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल फाइट दे रही है। ये तो मतलब जो कंटेस्ट लग रहा था और जो जनता चुप थी और किसी की तरफ कुछ बोल नहीं रही थी, जब वो बोल रही थी तो वोट देने के बाद बोल रही थी, जब तक पोलिंग नहीं हो जाती थी। और मैंने एक रैली में देखा कि बीजेपी के एक बड़े नेता जो है वो पब्लिक को उकसा रहे थे कि कुछ हमारा रिस्पॉन्ड करो, लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तभी मुझे लग गया था कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है और जो कंटेस्ट है वो सीधा कंटेस्ट है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक के बीच में। और हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की, देखिए बीजेपी ने जितने छोटे दल हैं सभी को अपने साथ लिया, ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया, अनुप्रिया पटेल तो बहरहाल पहले से उनके साथ थी, और जो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में छोटे छोटे दल थे उनको सीट तो नहीं दिया, लेकिन उनको भी अपने साथ लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेटबैक बीजेपी को लग रहा है वो उत्तर प्रदेश से लग रहा है, क्योंकि बीजेपी वैसे 200 इस समय की जो टैली है हमारे सामने 238-39 की है, 37 की है बीजेपी की पूरे देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ही हो रहा है। और ये तब हो रहा है जब 22 जनवरी को भारतीय जनता माने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ऐसा लग रहा था उस समय 22 जनवरी के बाद करीब 15-20 दिनों तक कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई टक्कर में ही नहीं है, मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ ही नहीं पाएगी। नहीं, और इनके यहाँ से तमाम पार्टी के विधायक मनोज पांडे की बात कर ले, रायबरेली से जो आते हैं, कई लोग टूट गए, छोड़ दी, कई लोग राज्यसभा यादव ने उनको धोखेबाज तक बता दिया कि उनको वो टूटे इस वजह से स्वाति जी कि उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे निकल गई है कि यहाँ रहने से क्या फायदा। दिलचस्प बात यह है कि वहां से सपा का कैंडिडेट जो अवधेश प्रसाद है वो आगे चल रहा है, ये कैसे हो गया सर? वो तो देखिए क्या है, वो मैं आपको बताऊं, वो तो मुझे पहले ही लग रहा था जी। प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करते हैं, भव्य कार्यक्रम होता है, लेकिन जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर जाना पड़ता है वहां पे रोड शो करने के लिए, और जबकि 22 जनवरी को भी रोड शो हुआ था, उसके बाद भी अगर वो चुनाव हार रहे हैं लल्लू सिंह, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग को बुलाया गया, आप लोग गए नहीं, कांग्रेस के लोग भी नहीं गए, कई लोग छोड़ के चले गए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के लिए अच्छा दिख रहा है, राम मंदिर जाएंगे? देखिए स्वाति जी, हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हुए भी राजनीतिक लाभ धर्म का इस्तेमाल हम राजनीति के लिए बड़ी नहीं करते। अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज 60,180 वोटों से आगे दिख रहे हैं। अमेठी से किशोरी लाल 76,909 वोटों से आगे। अमेठी से बड़ी खबर है, घोसी से राजीव राय 54,000 वोटों से आगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जनादेश और तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी 2,33,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद भी 87,000 वोटों से इस वक्त
काफी आगे चल रहे हैं। और कौशाम्बी की बात हम लोग कर रहे हैं, पुष्पेंद्र सरोज 60,180 वोटों से आगे। तो देखिए लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये जो चीजें निकल कर आ रही है, सपा का जो खेमा है, कांग्रेस का जो खेमा है, काफी खुश है इन तमाम रुझानों से। अभी तक घोसी की बात करें तो राजीव राय शुरुआत से ही लगातार आगे, और अभी की जो स्थिति है 54,000 वोटों से आगे। राहुल गांधी भी लगातार 2,33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद भी 87,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त देख रहे हैं भारत समाचार पर आप। कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज 60,180 वोटों से आगे। मनीष जी। स्वाति जी, तो जब अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो हमारे देश के महान साधु संतों ने, हमारे शंकराचार्यों ने क्या कहा कि कभी भी हमारी पद्धति ऐसी नहीं रही है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे शंकराचार्यों का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनादर किया, अपशब्द बोले, उनके बारे में समाज में जिस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, उनके बारे में हमारे शंकराचार्यों को मतलब भारतीय सवाल टाल गया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप राम मंदिर जाएंगे या नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम आने वाले समय में इसका जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो हम मंदिर अवश्य जाएंगे। लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं ना। नहीं, देखिए लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं, उनके प्रति भगवान की आस्था श्रद्धा है, बनी रहनी चाहिए। कि नहीं, ये उन्होंने फिर से देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंप दी है, जिसके लिए देश की जनता बधाई की पात्र है। और पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर हर क्षेत्र में काम हुआ है, देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, युवा शक्ति, मातृशक्ति, गरीब, किसान, सारे लोगों ने आगे आकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सरकार में आने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। और पिछले 10 वर्षों में इसने एक मजबूत, ईमानदार और देश के लिए काम करने वाली सरकार, देश के लिए काम करने वाली सरकार रही है। आज उत्तराखंड के अंदर भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, कमल खिला है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हर बार ईवीएम चिल्लाने वाले लोग अभी ईवीएम पर नहीं बोल रहे, बड़ा आश्चर्य है। सोचिए, तो देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में यूसीसी जैसे तमाम बड़े मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा, और अभी आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को वो गिना रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं डिबेट में आगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है मनीष जी। जी स्वाति जी, देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत मजबूत प्रदेश है और यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। 100 लाख करोड़ से ऊपर इन 7 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। इन्वेस्टर समिट्स में 40 लाख करोड़ से ऊपर रुपया मिला, इनको 36 लाख। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सर, प्लीज अपना माइक ऑन। 40 लाख करोड़ से ऊपर रुपया इनको इन्वेस्टर समिट्स में मिला। उसके बाद से 36 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इनको बजट में 7 वर्षों के बजट में पैसा मिला हुआ है। उसके बाद से डिफेंस एक्सपो में इनको 5 लाख। चलिए नतीजे अच्छे आ रहे हैं, आप लोगों को कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को यह बात समझना चाहिए था, मोदी जी को समझना चाहिए था कि जनता को झूठे प्रलोभन और झूठी बातों पर विश्वास नहीं होता है। मनीष जी, उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ दिख रही है, खुशियां मनाइए। हिलाल जी जल्दी से। जी हम भी ये कहना चाह रहे थे कि मनीष जी वैसे ही योगी जी की कुर्सी हिली हुई है, उसके अंदर आप और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी हार नहीं मानी है, हार नहीं मानी। नहीं, देखिए जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक कि हम इस रुझान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक एनडीए के 283 दिख रहे हैं। जैसे ही नतीजे आ जाएंगे वो इंडिया के दिखाई देंगे। एक प्रतिक्रिया हम लोगों को पूरी तरह से लेना चाहूंगी। संजय जी, आज ऑल ओवर जो तमाम चीजें आई हैं उस पर आपका आखिरी विश्लेषण मैं चाहती हूँ, क्या होगा, क्योंकि अब वक्त नहीं हमारे पास में। देखिए कई प्रवक्ता जो हैं वो बहुत आशान्वित हैं कि एनडीए टूट जाएगा और वो एनडीए में आ जाएंगे। मुझे लगता है ये बातें अभी कहने का समय नहीं है। और इस चुनाव में बेशक यूपी में उनको धक्का लगा है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो वो आगे चल रहे हैं। और ये जो आगे चल रहे हैं वो करीब करीब 70 सीटों का अंतर है। अगर उनकी खामख्याली, उनकी खुशफहमी सफल भी हो जाती है, नीतीश और चंद्रबाबू को तोड़ भी लेते हैं, तो वो बहुमत के पास नहीं है। अब की बार कितना नुकसान? नहीं, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 303 से बीजेपी 238 पर आ गई है।
अभी 2 सीट बीजेपी ने जीती है और 236 का उसका डेटा चल रहा है, तो 303 का डायरेक्ट टैली बीजेपी का था। तो ऐसा तो मान के चलिए कि 36 और 4 2 6 करीब 64 सीट का नुकसान हो रहा है बीजेपी को, डायरेक्टली 64 सीट का नुकसान हो रहा है। तो ये एक बड़ा नुकसान है और इस नुकसान की हम उम्मीद जता भी रहे थे, क्योंकि वोट शेयर जिस तरीके से गिर रहा है और जिस तरीके से मुद्दे भारतीय जनता पार्टी एक ही रिकॉर्ड बजा रही थी, उसकी वजह से ये करीब 60-65 ये कहा जाए अपनी पिच पर जो खेल रही थी उसी ना पिच पर इस बार तो देखिए ये पिच जो है जो इंडिया ब्लॉक है वो तय कर रहा था, उस पर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, इस पैनल में शामिल होने के लिए। आप लोगों ने अपना विश्लेषण किया और बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के भी तमाम दर्शक जो लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की और देश की, जहां पर नतीजों का इंतजार हो रहा है और अब देखिए तस्वीरें लगभग साफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी का जोर देखने को मिल रहा है, वहीं बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिस पर लगातार तमाम सवाल उठे। हालांकि शाम तक जो पूरी तस्वीरें हैं, जो आंकड़े हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, किसकी सरकार बनने जा रही है यही आप देख पाएंगे। फिलहाल जनादेश 2024 का इंतजार सबको था, तमाम मुद्दे थे जहां पर जमकर रैलियां, रोड शो हुए, तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से गिनाए गए, तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से गिनाए गए, बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया, लेकिन जनता ने आखिरकार कितना विश्वास किया है ये बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े थे, विश्लेषण कर रहे थे और देखिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और इन 80 सीटों पर विश्लेषण भी खूब हुए, एग्जिट पोल्स भी सामने आए और एग्जिट पोल्स में आपने देखा होगा कि एनडीए को एक तरफा जीत दिखी। लेकिन आज जो आंकड़े आ रहे हैं, सुबह से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े धीरे धीरे एग्जिट पोल को पूरी तरीके से ऑपोजिट बता रहे हैं। फिलहाल भारत समाचार पर आप इस वक्त चुनाव से जुड़ी एक महा कवरेज देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो आपको हर एक सीट का विश्लेषण करके बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। जुड़े रहिए आप लगातार भारत समाचार के लिए, चुनाव की संपूर्ण कवरेज के लिए। धन्यवाद।